देते हो? नहीं मैम, मैंने सोचा आप डीपीपी एमटीजी की देते हो ना, तो उसमें भी एमटीजी होगा, तो एमटीजी जो हमें मिले थे मॉड्यूल, उसमें से कर लिया था 1 के उसमें। हाँ, तो वहां से करना अलग बात है, क्वेश्चन रहता है। जब उसको सिर्फ क्वेश्चन के फॉर्मेट में करोगे ना, तो तब कंफ्यूजन भी आएंगे आप लोगों को। कर लेना प्रैक्टिस, प्रैक्टिस हो हाँ जाएगी। मैम, आज कर लेंगे सब। है एमटीजी की, लेकिन प्रैक्टिस के लिए दिए थे। ठीक तो है। एमटीसी की तो मैम आपने पहले भी दिए थे। हाँ, एमटीजी के मैंने दिए हुए थे, तो याद होंगे वो। रिवीजन जरूरी है ना ना बार ना बार, ना, अब Yes। तो नहीं हूँ। इसलिए दिया है वापस से। तो देखो, अब हमारा ना सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक रह गया है इस वाले चैप्टर का, माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। अच्छा, हम लोगों ने सबसे पहले जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो पढ़ा था माइक्रोब्स इन हाउसहोल्ड। उसके बाद हमने इंडस्ट्रियल पढ़ा था। उसके बाद हमने केमिकल्स में देखा था। उसके बाद सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, एंड देन माइक्रोब एज बायो कंट्रोल एजेंट। बायोगैस प्लांट, है ना। अब बायोगैस के बाद हम देखेंगे कि कैसे हम माइक्रोब्स को बायो कंट्रोल एजेंट्स के जैसे यूज कर सकते हैं। बायो कंट्रोल एजेंट, बायो का मतलब लिविंग, कि हम लोग माइक्रोब्स भी तो एक लिविंग ही ऑर्गेनिजम्स है ना, लिविंग ही बॉडी है। तो एक लिविंग बॉडी किसी दूसरी लिविंग बॉडी को कैसे कंट्रोल कर सकती है। तो बायो कंट्रोल का मतलब क्या है? बायो कंट्रोल इज द यूज ऑफ बायोलॉजिकल मेथड्स, बायोलॉजिकल मेथड्स का यूज करके हम लोग जो हमारे पास डिसीज कोजिंग पेस्ट हैं, डिसीज कोजिंग माइक्रोब्स हैं, उनको कैसे कंट्रोल कर सकता है। किसकी हेल्प से? बायोलॉजिकल मेथड्स की हेल्प से, या किसी एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से, या किसी एक लिविंग माइक्रोब्स की हेल्प से किसी दूसरे लिविंग माइक्रोब की ग्रोथ को या उसके फंक्शनिंग को कंट्रोल कर। ठीक है। ये वाला टॉपिक एनसीईआरटी से इसलिए नहीं पढ़ा रही बिकॉज उन्होंने बहुत सारी कहानी लिख के दी हुई है। क्वेश्चन इस वाले टॉपिक में से बहुत डायरेक्ट आता है। जितना एनसीईआरटी से पढ़ना आप लोगों को चाहिए सफिशिएंट, उतना मैंने आप लोगों को एनसीईआरटी से पढ़ना है। ठीक है। इस मेथड में को हम लोगों ने क्यों यूज किया? इस मेथड को हमने इसलिए यूज किया, लेट सपोज कोई भी क्रॉप वगैरह होता है, हमारे फार्मर्स वगैरह क्या करते हैं, अपनी क्रॉप्स को पेस्ट से, इंसेक्ट से बचाने के लिए पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, वेडिसाइड्स, इन सब का यूज करता है। एंड इन सब से एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, ये सारे केसेस आते हैं, नहीं आते हैं? यस यस मैम। और डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये ह्यूमंस को भी इफेक्ट करते ही करते हैं, क्योंकि इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड डायरेक्टली ह्यूमन बॉडी के अंदर जाता है, जो वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, उनको वॉश आउट करके नहीं खाते। तो इसका मतलब हमें इन पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, इन सब के यूज को रोकना पड़ेगा। अब रोकना है तो उसका कुछ ना कुछ हमें अल्टरनेटिव मेथड यूज करना पड़ेगा, बिकॉज पेस्ट को भी हमें रोकना ही है। और केमिकल्स के थ्रू नहीं रोकना है, तो हम यहाँ पे बायोलॉजिकल एजेंट्स का यूज करेंगे। तो इसीलिए बोला गया है द यूज ऑफ बायो कंट्रोल मेजर्स हैज बिकम मोर प्रेफरेबल। क्यों हमने इंसेक्टिसाइड मतलब इन केमिकल्स के रिस्पेक्ट में बायो कंट्रोल मेजर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया? बिकॉज ये मोर प्रेफरेबल था, क्योंकि ये केमिकल्स बेस्ड नहीं था, दीज आर नॉट टॉक्सिक, कंप्लीटली टॉक्सिक नहीं था। ये पेस्ट कैन बी कंट्रोल्ड बाय मेकिंग यूज ऑफ नेचुरल प्रिडेशन रेदर देन केमिकल। अब एक टर्म होता है पेस्ट, एक होता है प्रीडेटर या फिर प्रे। पेस्ट तो पता है, पेस्ट का मतलब वो इंसेक्ट्स, वो कीटाणु वगैरह जो प्लांट्स को खाता है, आपकी क्रॉप्स को। प्रीडेटर और प्रे। प्रीडेटर मतलब शिकारी, जिसका शिकार किया जा रहा है। प्रीडेटर शिकारी, प्रे जिसका शिकार हो रहा है। लेट सपोज मेरी क्रॉप को इंसेक्ट्स खा रहे थे। ठीक है। इंसेक्ट्स को खाने वाला भी तो कोई ना कोई होगा या नहीं होगा हमारे पास? होगा ना। अगर मैं जिस जहां पे मेरी क्रॉप है उस एरिया के अंदर इंसेक्ट को खाने वाला कोई प्रीडेटर लाके छोड़ दो, तो प्रीडेटर क्या करेगा? उन इंसेक्ट्स को खा जाएगा खुद से, और मेरी यस। क्रॉप्स बच जाएंगी। हो जाएगा नहीं? तो इसका मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रीडेटर्स का इन्वॉल्वमेंट ला सकते हैं अपने प्रेज से क्रॉप्स को बचाने के लिए। मैम कर मतलब सकते हैं। फूड चेन टाइप बना देंगे।
एक टाइप से फूड चेन डेवलप करा देंगे। लेकिन इतना हमें ध्यान रखना है कि जो इकोसिस्टम का बैलेंस, इकोसिस्टम है उसके अंदर बैलेंस बना के रखना है। जो ये बैलेंसिंग वाला टॉपिक है ना, जब हम लोग इकोसिस्टम वाला चैप्टर पढ़ेंगे वहां पे आप लोगों को समझ में आएगा। जैसे कि आप लोगों ने 10th क्लास में तो बहुत बेसिक सा पढ़ा होगा फूड चेन को। मेरे पास सपोज ग्रास है, ग्रास को रेट ने खाया और रेट को कैट ने खाया। कैट को किसने खाया? लायन या फिर और लाइन आ गया, इतना लायन ने खा लिया। चलो लायन को समझ लेते, लायन ने खाया। अगर मैं चाहती हूँ कि भाई हमारा क्या हो रहा है, हमारी क्रॉप्स को बहुत, मुझे डायरेक्टली क्या दिख रहा है कि मेरी क्रॉप्स को रेड खा रहे हैं, तो मेरा जो टारगेट रहेगा मैं वहां पे कोई रेटिसाइड्स वगैरह डाल दूंगी, चूहे मारने की दवाई वगैरह कुछ। यस मैम। तो लेट्स सपोज मैंने क्या किया वहां पे, रेड किलिंग मेडिसिन, रेड किलिंग केमिकल्स डाल दिए, उसकी वजह से सारे के सारे चूहों की डेथ हो गई, सारे चूहे मर गए। चूहों के ऊपर कौन डिपेंड था? कैट। अब वो बेचारी कैट किसको खाएगी? कैट भी मर जाएगी। कुछ नहीं खा पाएगी, वो किसी को नहीं खा पाएगी, कैट की भी डेथ हो जाएगी। कैट को कौन खा रहा था? लायन। लायन। क्या लायन लाइन? की भी यस डेथ हो जाएगी। पूरा इकोसिस्टम डिसबैलेंस हो गया, नहीं हो गया? यस मैम। पूरी फूड Yes. साइकिल डिस्टर्ब हो गई। पूरी फूड साइकिल डिस्टर्ब हो गई। तो उस डिस्टरबेंस को ध्यान में रखते हुए तब हम लोग यहाँ पे, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इंसेक्ट्स को हटवा रहे हैं, वो इंसेक्ट जो मेरी क्रॉप्स को खा रहे हैं, तो मेरे को उन इंसेक्ट्स को इतनी भी ज्यादा अमाउंट में नहीं खत्म कर देना है कि उन इंसेक्ट्स के ऊपर डिपेंड प्रीडेटर वो खुद ही मर जाए। इतना भी ज्यादा नहीं करना, लिमिटेड अमाउंट में करनी है ये चीजें। मैम वही उसमें 10% उसमें केमिकल जाते थे इसके अंदर मैम, जैसे 10% वो आया रेड के अंदर, तो 10 उसका 10% रेड के अंदर चला गया, उसका भी 10%। 10% एनर्जी एनर्जी नहीं होता ना, एनर्जी ट्रांसफर एनर्जी ट्रांसफर होता है। स्टेप टू स्टेप 10% एनर्जी फ्लो होती है। इसको बोलते हैं लिंडमैन्स लॉ। यस मैम। तो देखो यहाँ पे वही एग्जाम्पल वही दिया मैंने इकोसिस्टम वाला, क्योंकि इन्होंने एग्जैक्टली लिखा हुआ बायो कंट्रोल इन्वॉल्व क्रिएशन ऑफ अ सिस्टम। हमें यहाँ पे एक ऐसा सिस्टम बनाना है जब हम लोग बायो कंट्रोल एजेंट्स का यूज करेंगे जहाँ पे इंसेक्ट्स और पेस्ट आर नॉट इरेडिएटेड, मतलब उनको पूरी तरीके से खत्म नहीं करना है। क्यों खत्म नहीं करना है वो रीजन समझ में आ गया है। रेदर आर केप्ट एट मैनेजेबल लेवल, मतलब एक मैनेजेबल लेवल तक हमें उनको बना के रखना है बाय अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस विद इन द इकोसिस्टम, ताकि हमारे इकोसिस्टम के अंदर प्रॉपर बैलेंसिंग बनी रहे। बहुत सारे माइक्रोब्स को हम यूज कर सकते हैं एज अ बायो कंट्रोल एजेंट्स। आ गया समझ में टॉपिक पूरा? यस मैम। अब एग्जाम्पल देखो, किसको हम एज अ बायो कंट्रोल एजेंट यूज कर सकते हैं? एफिड्स एंड मॉस्किटो को हम कंट्रोल करा सकते हैं किसकी हेल्प से? लेडी बर्ड, बीटल या ड्रैगन फ्लाई। तो इसका मतलब क्या होता है? एफिड्स और मॉस्किटो, एफिड्स का मतलब ऐसे समझ लो मक्खी, उसको बोल सकते हैं। जैसे मक्खी होते हैं ना, इसी टाइप की छोटी सी इंसेक्ट्स होती है ये। तो यहाँ पे प्रे की तरह वर्क कर रही है ना। और हमारा लेडी बर्ड, बीटल एंड ड्रैगन फ्लाइज, ये भी हमारे इंसेक्ट्स हैं। ये कैसे वर्क कर रहे हैं? दीज आर द वर्किंग एज अ प्रीडेटर। प्रीडेटर। ये ठीक है। ऐसे ही हमारे पास बटरफ्लाई कैटरपिलर है। बटरफ्लाई कैटरपिलर बायोटिक याद है, वो बीटी कोटिंग वाला है। तो सेम कॉन्सेप्ट लग रहा है यहाँ पे कि जो हमारे कैटरपिलर्स है ना, उन कैटरपिलर्स को हम किल कर सकते हैं किस बैक्टीरिया की हेल्प से? Bacillus क्योंकि बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस अपने अंदर से एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, और वो टॉक्सिन जैसे ही कैटरपिलर की गट में जाएगा एक्टिवेट हो जाएगा, सेलुलाइसिस करा देगा। तो ये लिखा हुआ है ना, जो बीटी है बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस अवेलेबल एज ड्राइड स्पोर्स। ये छोटे छोटे स्पोर्स की फॉर्म है, ड्राइड सूखे हुए स्पोर्स की फॉर्म में भी मिलता है मार्केट में, जिसको हम वाटर के साथ मिक्स करेंगे और प्लांट्स के ऊपर स्प्रे कर देंगे। मतलब जरूरी नहीं है हम यहाँ पे प्लांट को क्या बनाए, जेनेटिकली मॉडिफाइड बनाए, हम उसके ऊपर स्प्रे कर देंगे। प्लांट्स जैसे कि हमारे ब्रेसिकास या फिर फ्रूट ट्रीज, वहां पे फिर जैसे ही कैटरपिलर आएगा इन स्पोर्स को खाएगा, ये स्पोर्स उनकी बॉडी के अंदर जाएंगे और एक्टिवेट हो जाएंगे बाय द इंसेक्ट लार्वा। इन द गट ऑफ लार्वा टॉक्सिन रिलीज एंड लार्वा जो होता है वो किल हो जाएगा। दिस विल किल द कैटरपिलर बट लीव अदर इंसेक्ट्स अनहार्म्ड। ये सिर्फ और सिर्फ कैटरपिलर को अफेक्ट करेगा, उसके अलावा और किसी को अफेक्ट नहीं करने वाला है। नेक्स्ट
मैम उसमें मैम हमें पार्टिकुलरली उसकी एपिथेलियल सेल्स को अफेक्ट करता है। उसकी एपिथेलियल गट के इनर एपिथेलियल सेल को अफेक्ट करता है। और मैम जो यहाँ पे जैसे भी हमने बैसिलस थ्यूजेनेसिस के एक तरीके से दो फंक्शन पढ़ लिए कि वो एक्सटर्नली भी इफेक्ट करता है और इंटरनली भी, तो दोनों तरीके से वो बेनिफिट प्रोवाइड करता है टू दी प्लांट। एक्सटर्नली कैसे करता है? हमें स्प्रे के थ्रू। अच्छा, हम ये यूज है उसका। हाँ इफेक्ट जो है वो इंटरनली ही है, क्योंकि लाउस की जब इंटेस्टाइन में जाएगा, जब उसके गट में मिड गट के अंदर जाएगा तब सेल लाइसिस कराएगा। अब वो कैसे जा रहा है? वो स्प्रे के थ्रू जा रहा है, जेनेटिकली मॉडिफाइड होके जा रहा है, वो यूजर्स के बेसिस पे। मैम उसके गट में मैम कुछ होगा ना जो उसे एक्टिव कराता होगा। अल्कलाइन मीडियम हो जाता है। एल्कलाइन मीडियम, ये टॉक्सिन एल्कलाइन मीडियम में एक्टिवेट होता है सर, पढ़ा था ना बायोटेक में। यस मैम। ये सीमा मैम अगर हम उसको जेनेटिकली मतलब हम जीन्स को मॉडिफाई कर दे तो मैम वो तो हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा, लेकिन ये स्प्रे वाला मेथड तो हमें बार बार करना पड़ता होगा ना। एग्जैक्टली वो हमेशा के लिए ठीक हो जाए, लेकिन जेनेटिकली मॉडिफाइड हम खुद से नहीं कर सकते ना। जेनेटिकली मॉडिफाई कराने के लिए बहुत लंबा प्रोसेस लगेगा। हर कोई इतना कैपेबल नहीं हो सकता ना कि हम सारे ही प्लांट को जेनेटिकली मॉडिफाइड करा पाए, ओके मैम। इसलिए। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास आता है बायो कंट्रोल एजेंट में फंजाई। फंजाई क्या है? फंजाई एग्जांपल आपका ट्राइकोडर्मा है ना, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ये Yes. फ्री लिविंग फंजाई है जो कि जनरली रूट्स के अंदर पाया जाता है। ये कैसे इफेक्टिव होता है? जितने भी हमारे फंगल प्लांट पैथोजन है, मतलब वो फंजाई जो प्लांट के अंदर डिसीज कोज करते हैं, उनके अगेंस्ट इफेक्टिव रहता है। कौन? ट्राइकोडर्मा। ऐसे ही हमारे पास वायरस है, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आता है। अब तक जो नीट में क्वेश्चन आया ना वो इसी के ऊपर आया है। वायरस कौन सा वायरस आपका? बैक्यूलो वायरस। किस जीनस से बिलोंग करता है ये? इसका जीनस याद रखना है, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस। न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस। इसको इसी के ऊपर क्वेश्चन क्यों आता है? क्योंकि इसके अंदर एक ऐसा फीचर है जो बाकी सब में नहीं है। वो क्या फीचर है? ये स्पीसीज स्पेसिफिक, नाम देखो ध्यान से समझना, स्पीसीज स्पेसिफिक नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड है ये। नैरो स्पीसीज स्पेसिफिक का मतलब है कि पर्टिकुलरली एक ही टाइप की स्पीसीज को अफेक्ट करेगा, एक ही टाइप की स्पीसीज को इफेक्ट करेगा। तो इसका जो वर्क करने का वे है वो नैरो हो गया या नहीं हो गया? ब्रॉड नहीं है। दो के स्पेक्ट्रम होता है, नैरो स्पेक्ट्रम और ब्रॉड स्पेक्ट्रम। सेम केस एंटीबायोटिक्स में भी लगता है। एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया किलिंग मेडिसिन जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में वर्क करता है। तो कुछ एंटीबायोटिक्स नैरो स्पेक्ट्रम होती है, कुछ एंटीबायोटिक्स ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती है। अब नैरो का मतलब क्या? वो एंटीबायोटिक जो पर्टिकुलरली किसी एक ही टाइप के बैक्टीरिया को किल करेगी, उसको बोलेंगे नैरो स्पेक्ट्रम। और वो एंटीबायोटिक जो हर टाइप के बैक्टीरिया को किल करने का काम करेगी, वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। यस मैम। यस ऐसे यहाँ पे ये हमारे पास वायरस है, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस, जो स्पीसीज स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर टाइप की स्पीसीज, एक पर्टिकुलर टाइप के इंसेक्ट के लिए, अगर इंसेक्ट को किल करने के लिए अगर हम यूज कर रहे हैं। अब मैंने इंसेक्ट क्यों बोला? बिकॉज इंसेक्टिसाइड है ये, इंसेक्ट्स को किल करता है। तो सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइप की। अब वहां पे कोई दूसरे टाइप का इंसेक्ट भी अगर इस वायरस के कांटेक्ट में आएगा, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करेगा ये। तो मतलब जो हमारे नॉन टारगेट इंसेक्ट्स हैं, क्योंकि हमारे प्लांट के अंदर हो सकता है 4-5 टाइप के इंसेक्ट्स हैं जो मेरे प्लांट के आसपास है। अब उसमें से सिर्फ एक ही टाइप का इंसेक्ट है जो मेरे प्लांट को सबसे ज्यादा हार्म कर रहा है, और बाकी वाले जो इंसेक्ट्स हो सकता है वो किसी ना किसी टाइप से हेल्प कर रहा है प्लांट के। जैसे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं, इंसेक्ट्स से उनको मिनरल्स वगैरह मिलते हैं, है ना। लेकिन कुछ दूसरे टाइप के इंसेक्ट है जो उनको किल कर रहे हैं, प्लांट को अफेक्ट कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि वो पैथोजन वाले जो इंसेक्ट्स है उन्हीं को किल करना, तो मैं वहां पे न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस यूज कर लूँ ना। यस मैम। कि इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा नॉन टारगेट इंसेक्ट्स पे, एंड हैव नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन इसका है। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा आपको कि जो न्यूक्लियो पॉलीहेड्रल स्पीसीज स्पेसिफिक है, नॉन स्पीसीज स्पेसिफिक है, नैरो स्पेक्ट्रम है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। ऐसे भी क्वेश्चन आएगा, इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड है, वेडिसाइड है, ऐसे भी क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को उस पे। याद रहेगा तो ये? यस मैम। और इन्हीं जब हम पेस्ट को मैनेज कर रहे हैं, दिस इज नोन एज इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट।
इकोसिस्टम को ध्यान में रखते हुए हम पेस्ट को कंट्रोल कर रहे हैं, पेस्ट की लाइफ साइकिल की इंफॉर्मेशन लेके कि वो कैसे हमारे प्लांट को अफेक्ट करता है, उसकी उसी मशीनरी को अफेक्ट कर रहा है, उसकी उसी मशीनरी को हम टारगेट कर रहे हैं। इसी को हम इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट बोलेंगे। तो पूरा टॉपिक डन हमारा। बायो कंट्रोल एजेंट में किस किस को यूज करेंगे? सबसे पहले हम लोगों ने लेडी बर्ड, बीटल्स और ड्रैगन फ्लाइज किसके अगेंस्ट? एफिड्स और मॉस्किटो के अगेंस्ट। और कैटरपिलर के अगेंस्ट हमने बेसिलस thuringiensis यूज किया। फंगल पैथोजेंस के अगेंस्ट ट्राइकोडर्मा का यूज किया, और इंसेक्ट्स के अगेंस्ट वायरस को यूज किया, बैक्यूलोवायरस, न्यूक्लियोपॉलीहेड्रा। यहाँ से आपको एक मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन मिल जाएगा। जैसे वो केमिकल्स वाला था ना, सिट्रिक एसिड कौन बनाता है, ब्यूटारिक एसिड, बताया था मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आता है। ऐसे ही यहाँ से एक मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन भी आ जाता है। फिर आता है कि हम लोग माइक्रोब्स को बायो फर्टिलाइजर्स की तरह भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज अगेन हम अपने प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं। फर्टिलाइजर्स भी ऑब्वियसली केमिकल से मिलके बने हैं। वो फर्टिलाइजर्स सॉइल के अंदर मिक्स होता है, सॉइल पोल्यूशन करता है, बारिश के पानी के साथ आसपास की रिवर्स में पहुंच जाता है और वाटर पोल्यूशन भी करता है। तो हमें क्या करना है? हमें उस केमिकल फर्टिलाइजर्स को छोड़ के ऑर्गेनिक फार्मिंग पे स्विच करना है, मतलब बायो फर्टिलाइजर्स। अच्छा, फर्टिलाइजर्स क्यों ऐड किए जाते हैं क्रॉप्स या प्लांट्स के अंदर? इंक्रीज उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू मैम ज्यादा उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए। उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराने, को बढ़ाने के लिए। मिनरल्स वगैरह। देखो, और जो हमारे प्लांट को CO2 चाहिए वो एयर से मिल जाएगी, और जो वाटर चाहिए वो हम लोग दे ही देते हैं उसको। सॉइल से क्या नीड रहती है प्लांट की? मिनरल्स। और एक और बहुत अच्छी डिमांड, नाइट्रोजन, बिकॉज नाइट्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं ले पाते, N2 की फॉर्म में नहीं ले पाते, उसको नाइट्राइट, नाइट्रेट या अमोनियम में कन्वर्ट करना पड़ता है। उसको कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज होता है जो कि सॉइल के अंदर रहता है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। उन्हीं बैक्टीरियाज के अमाउंट को बढ़ाने के लिए हम लोग वहाँ पे फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं। और हमने ट्रांसपोर्ट इन प्लांट चैप्टर में पढ़ा है कि अगर हमें रूट्स के थ्रू वाटर को एब्जॉर्ब कराना है, तो सबसे पहले रूट्स मिनरल्स एब्जॉर्ब करती है, नहीं करती है? यस मैम। वाटर, रूट्स का वाटर पोटेंशियल डाउन हो जाता है, तब वाटर फ्लो हो पाता है यस मैम। ना। तो सेम चीज यहाँ पे कि हमें ज्यादा से ज्यादा मिनरल्स का अमाउंट बढ़ाना है। मिनरल्स का अमाउंट बढ़ेगा, वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेबिलिटी बढ़ेगी, और ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में मिनरल्स हमारे प्लांट को मिल पाएंगे। तो हम वो मिनरल्स दूसरी तरीके से भी दे सकते हैं, जरूरी थोड़े ना हम वहाँ पे केमिकल्स यूज करें। दूसरे तरीके क्या है? बायो फर्टिलाइजर्स के फॉर्म में हम लोग बैक्टीरिया, फंजाई, साइनोबैक्टीरिया, इनको यूज कर सकते हैं, जो हमारी सॉइल की न्यूट्रिटिव वैल्यू को, न्यूट्रिटिव क्वालिटी को एनहेंस कर सकता है। पहला वही नाइट्रोजन फिक्सिंग वाला, तो हम लोग यहाँ पे कौन यूज करेंगे? राइजोबियम। कॉन्सेप्ट मिनरल न्यूट्रिशन वाले चैप्टर का यस मैम। राइजोबियम ही था ना। सॉइल के अंदर तो फ्री लिविंग रहता है ये, और जब सिम्बायोसिस करता है तब, मतलब जब नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है तब सिम्बायोटिक की तरह रहता है राइजोबियम। नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर कराता है, लेग्यूमिनस के अंदर हम लगी लेग्यूमिनस। और एक और एग्जांपल था फ्रेंकिया, एनलस प्लांट के साथ कराता है, हाँ मैम। यस मैम। नॉन लेग्यूमिनस के साथ। और राइजोबियम नोड्यूल फॉर्मेशन कराता था। पहले राइजोबियम आया रूट के पास, फिर उसने क्या करा? अपने आप को मल्टीप्लाई कराया, इन्फेक्शन थ्रेड बना के कॉर्टेक्स सेल्स के अंदर और पेरीसाइकिल के अंदर एंटर हो गया। वहां की सेल्स को एक्टिवेट करा दिया कि आप नाइट्रोजन फिक्सेशन करना शुरू करो। एंजाइम था नाइट्रोजिनेज, मॉलिबेडनम आयरन प्रोटीन से मिलके बना हुआ। वो नाइट्रोजिनेज ऑक्सीजन सेंसिटिव था, उसके आसपास से सारी ऑक्सीजन हमें हटानी होती थी, तो वहां पे एक ऑक्सीजन स्कैवेंजर हम यूज करते थे। कौन था ऑक्सीजन स्कैवेंजर? लेग हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से नोड्यूल, पिंक नोड्यूल हमको शो होती थी, बिकॉज लेग हीमोग्लोबिन का कलर पिंक होता था। ऐसे नाइट्रोजन फिक्सेशन कराता था राइजोबियम। ठीक है, इसी के साथ साथ एजोबैक्टर, एजोस्पाइरलम, ये सब फ्री लिविंग बैक्टीरिया थे जो नाइट्रोजन फिक्सेशन कराएंगे और सॉइल की न्यूट्रिटिव वैल्यू को बढ़ाएंगे। सेम माइकोराइजा, सबको याद है माइकोराइजा यस मैम। क्या है आपका? Symbiotic पाइनस के अंदर पाइनस की रूट्स के साथ फंजाई सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना के रखता है, और
फंजाई है भाई, माइसीलियम बनाता है फिलामेंट लाइक, तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा, वाटर एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। तो ये क्या करता है, उसके साथ साथ सोयल से फॉस्फोरस एब्जॉर्ब करने में भी हेल्प करता है। इसके साथ साथ ग्लोमस, ये भी माइक्रोराइजा बनाता है। प्लांट्स विद माइक्रोराइजा, इसके साथ साथ और भी बेनिफिट्स होता है, जैसे कि ये हमारे रूट्स को पैथोजन से बचाता है, पैथोजन रेजिस्टेंट बनाता है। सेलाइन कंडीशन में, कितना भी ज्यादा सेलाइन कंडीशन उसको टॉलरेट करने में हेल्प करता है। ड्रॉट के अंदर भी ये हेल्प, ड्रॉट मतलब सूखा पड़ जाना, वाटर की कमी होना। प्लांट की ग्रोथ भी बढ़वाता है और प्लांट के अंदर डेवलपमेंट भी करा देता है। तो पहला राइजोबियम, एजोबैक्टर, एजोस्पाइरलम क्या काम करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का, फंजाई वाटर एब्जॉर्प्शन की कैपेबिलिटी बढ़ाता है, रेजिस्टेंट बनाता है, और सेलाइनिटी, ड्रॉट, इन सबसे टॉलरेंस पावर उसकी बढ़ा देता है। आ रहा है समझ में? Yes, ma'am. ठीक है, थोड़ा थोड़ा देखो आप लोगों को 11th का बेसिक्स लग रहा है यहाँ पे। हाँ फिर आता है हमारे पास साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया इज ऑल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी ना, Yes, ma'am. yes ma'am. ब्लू ग्रीन एल्गी ऑटोट्रॉफिक माइक्रोब्स होता है जो हमारा जनरली एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में पाया जाता है। इसके साथ साथ जैसे एनाबीना, नोस्टॉक, ऑस्किलोटेरिया, इन सब के अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग कैपेबिलिटी होती है बिकॉज दे हैव अ सेल व्हिच इज नोन एज Heterocyst. हेटेरोसेल्स, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन कराती है। जितने भी हमारे पैडी फील्ड मतलब राइस वाले चावल वाली Right. जो हाँ, उनके अंदर साइनोबैक्टीरिया एक इम्पोर्टेंट बायोफर्टिलाइजर्स की तरह यूज करता है, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर को ऐड करा देता है सॉइल के अंदर, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा फर्टिलिटी बढ़ जाती है सॉइल। तो सिंपली क्या करना है, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़वाना है। अब सॉइल की फर्टिलिटी में चाहे आप सॉइल के अंदर नाइट्रोजन का अमाउंट बढ़वा दो, फंजाई होगा तो फॉस्फोरस का बढ़वा देगा, साइनोबैक्टीरिया होगा तो उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर वगैरह ऐड करा देगा या नाइट्रोजन फिक्सेशन ही करा देगा। आया समझ? Yes, ma'am. मैम चैप्टर फिनिश। मैम खत्म हम छोटा चैप्टर करिए। बहुत छोटा चैप्टर है Question answer. और क्वेश्चन क्वेश्चंस कितने आ जाते हैं? क्वेश्चन पढ़ाते हैं इसके खिलाफ। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, राउंड क्वेश्चन इसके अंदर से कभी 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी 3 क्वेश्चन, 2 तो आते ही आते हैं क्वेश्चन, मन कर जाए तो 3 भी क्वेश्चन क्वेश्चन। कैसे? डायरेक्ट क्वेश्चन एक तो वो केमिकल वाला, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन इससे मिलेगा केमिकल वाले से। मैम, एक क्वेश्चन न्यूक्लियो, वगैरह था। हाँ वो वाले से तो गारंटेड आएगा 100%, हर पेपर में उससे क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हाँ ये न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस से क्वेश्चन मिल जाएगा आप लोगों को कि ये स्पीसीज स्पेसिफिक है, किस टाइप का है, इससे क्वेश्चन मिल जाएगा। या एक क्वेश्चन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से मिल जाएगा। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि वो फ्लॉक्स क्या होता है, या फिर प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन, और सेकेंडरी के अंदर क्या कराता है, सेकेंडरी के अंदर हम लोग माइक्रोब्स की ग्रोथ कराते हैं, एरोबिक माइक्रोब्स की। ऐसे क्वेश्चन आता है सिंपल, घुमा फिरा के क्वेश्चन इस चैप्टर से कभी भी नहीं आता। या फिर वो आ जाता है, वो उसमें उसके बेवरेजेस के नाम दे देंगे, उससे पूछ लेंगे कौन सा विद डिस्टिलेशन है, कौन सा विदाउट डिस्टिलेशन है। Yes, ma'am. मैम क्लास खत्म। इसके अच्छा इस वाले चैप्टर का ना, जैसे मैंने आप लोगों को बायोटेक वाले का डीपीवी भेजा था गूगल फॉर्म में, इस वाले चैप्टर का अगर आप बोलो मैं वो शेयर करूँ आप लोगों को, Yes, ma'am. हाँ मैम। एमटीजी वाले डायरेक्ट क्वेश्चन। मैम वो क्वेश्चन आपके पास है ना, क्या 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 दोबारा बोलो। मैं आपने जो बायोटेक के भेजे हैं मैम, वो टेस्ट है ना हमारा। अरे टेस्ट समझ के कर लो, डीपीवी समझ के कर लो, जैसे मर्जी कर लो, बट कर मैम लेना। आपके पास मतलब वो क्वेश्चन मैम चाहिए ना मेरे को पीडीएफ फॉर्म में। गूगल फॉर्मेट में कर लो। मैम जैसे आपने वो लिंक भेजी है ना, तो उसमें तो लिंक पे जब तक कर पाएंगे मैम, जब तक हम मतलब 1 दिन 2 दिन ऐसे, नहीं, वो नहीं, क्वेश्चन मैम question- चाहिए मेरे को। तो लिंक में एक्टिव रहेगा ना दोस्तों की एक्टिव तो। है, वो एक्टिव है जब मर्जी। मैम अच्छा वो Okay. आपको पता है क्वेश्चन ना। एमटीजी वाले हैं, एमटीजी के क्वेश्चन हाँ। है। मैम मैंने सारे अटेंड कर लिए, फिर स्कोर भी नहीं दिखा, और फिर वापस आ रहे तो उस पे लिखा था एक नेगेटिव के 1 मार्क्स और सही के 4 मार्क्स बन गए, तो मैंने पढ़ा ही नहीं और अटेंड कर दिया। सबने किए जरूर है देखो बायोटेक वाले, लेकिन जब वो काफी टाइम पहले किए थे, अब इस बार से करोगे गलती जरूर होगी आपको।
मैंने इस चैप्टर के पीवाईक्यू कल किए थे, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे, सिर्फ 2 गलत गए। 2 गलत क्यों गए उसका रीजन पता है? अच्छा बताओ, शेयर करूँ डीपीपी इसका? यस मैम हाँ कर कर दो। मैम कर दो, हाँ मैम। बायोटेक का भी करेंगे, उसका भी करेंगे। हाँ इसका कर लो, बट एक चीज रखना, इसका कुछ, इसका जो मेरे पास डीपीपी है ना, इसका डीपीपी मेरे पास है कंबाइन फॉर्म में है, मतलब कंबाइन इन द सेंस इसके अंदर आपका, हाँ स्टार्टिंग के क्वेश्चन माइक्रोब से मिलेंगे आई गेस, या 1 मिनट में चेक कर लेती हूँ। उसके अंदर इवोल्यूशन के भी क्वेश्चन है। तो मैम फिर अभी मत करो, जब इवोल्यूशन करा दोगे तब करना। नहीं अभी सिर्फ माइक्रोब्स वाले कर लो ना, सीरीज में मिलेंगे हाँ देखो। मैम माइक्रोब्स कर दो, ओके बस मैम। microbes। मैम फिर माइक्रोब्स इसमें वाले कर लेंगे। कंफ्यूजन हो जाएगी ना, इवोल्यूशन वाले भी होंगे तो। बीच में नहीं रहेंगे ना क्वेश्चन, 1 सेकेंड में रुको मैं डिलीट ही कर देती हूँ उनको। तो ये बताओ फिजिक्स में, 1 सेकेंड, फिजिक्स के भी हैं उसमें और केमिस्ट्री के भी हैं। बायोटेक वाले मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री डिलीट करके आप लोगों को भेजा था। अब फिजिक्स के एक बार बता देती हूँ कौन से चैप्टर के हैं, अगर मन करेगा तो सॉल्व कर लेना, नहीं तो रहने देना। हम 12th का होगा तो कर देंगे। केमिस्ट्री कौन से चैप्टर के? बता दो 1 सेकेंड, ये लोडिंग चल रहा है उसमें। मैम कुछ ज्यादा ही काम नहीं हो जाएगा? ज्यादा काम हो जाएगा? टारगेट्स अभी भूल मैम रहे हो आप लोग अपने। नहीं अभी मतलब मैम टारगेट्स, ये, मैम अगर टारगेट में से है तो ठीक है मैम, अगर अलग चैप्टर है तो फिर दोबारा अलग पढ़ना नहीं पड़ेगा। होगा, पढ़ ही रखा होगा जनरली, आप बताती हूँ ना अभी। मैम इस बार टेस्ट कौन से चैप्टर का होगा संडे को? केमिकल काइनेटिक्स पढ़ लिया? हाँ मैम पढ़ लिए। हमें वो यस तो मैम। आता है, और हाँ मैम। सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल आता है नहीं डिवाइस। आता है तो नहीं मैम। लास्ट आता है में। मैम, आता है आता है। मैम हमें तो नहीं आता, हम तो मैम 12th हमने की नहीं है। पढ़ा। मैम हमें आता है। हमने तो नहीं पढ़ा भाई। तो एक काम करना सुनो, केमिकल काइनेटिक्स से करोगे या फिर उसको भी नहीं करोगे क्वेश्चन? मैम केमिकल क्या काइनेटिक्स केमिकल काइनेटिक्स। काइनेटिक्स से करना मैम चाहोगे? जो कर सक यस मैम मैम। जो कर सका वो मुझ पर भेज दो, मैम कर लेंगे। हाँ, तो मैं एक काम करती हूँ, मैं पूरा का पूरा एज इट इज लिंक शेयर कर रही हूँ। जिसने फिजिक्स नहीं पढ़ा है वो फिजिक्स वाले स्किप कर देना, बायो वाले कर लेना, माइक्रोब्स वाले और केमिस्ट्री केमिकल काइनेटिक्स वाले मन करेगा कर लेना, नहीं तो अच्छे से चैप्टर पढ़ के तब कर लेना। सारे एमटीजी के क्वेश्चन इसलिए भेज रही हूँ मैं, और एमटीजी के तो एटलीस्ट हमें 3 से कब 4 तक बार के करना है? क्वेश्चन, जब तक आपका मन करे कर लेना। एक बार चैप्टर रिवाइज करके करना चाहो चैप्टर रिवाइज करके कर लेना। मैम आपकी रिवाइज सारी करके रिकॉर्डिंग्स का मिलेंगी? लास्ट खत्म, या फिर आप अभी कुछ और कराओगे? कुछ और नहीं कराना है, अभी थोड़ा सा डिस्कशन करना है बस, वो टारगेट वाला छाया। इफ यू वांट 10 मिनट्स और रुक जाओ बस। और सानिया क्या बोल रहे हो? मैम आप ये वाली सारी रिकॉर्डिंग्स का मिलेगी आपकी? ये वाली सारी आप ग्रुप कौन पे। से वाले ग्रुप में ऐड हो? कौन से वाले ग्रुप में ऐड हो? मैम 24 ड्रॉपर्स। अच्छा ड्रॉपर वाले में, तो ड्रॉपर वाले में डिस्क्रिप्शन में चेक करना, उसमें है सारी की सारी रिकॉर्डिंग्स, ओके मैम। सारी की सारी रिकॉर्डिंग्स। मैम मैम इस चैप्टर, हाँ बोलो बोलो। मैम मैम एक क्वेश्चन था इस आपने मैम चैप्टर से जब रिलेटेड। 1 सेकेंड बस, देखो मैंने मैम शेयर कर दिया। मैम रिकॉर्डिंग बंद कर दो, फिर जब देखते हैं तो मैम फिर ये सब भी आ जाता है और टाइम वेस्ट। ओके ओके ओके। मैम